अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। नाज़रीन, गजा एक बार फिर आलमी सियासत का मरकज़ और पाकिस्तान एक बार फिर मुश्किल फैसले के कटहरे में। हुकूमत कहती है कि गजा अमन बोर्ड में शमूलियत मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बनने का मौका है। ओपोजिशन कहती है ये फैसला पार्लियामेंट और अवाम को एतमाद में लिए बगैर किया गया है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान सवाल उठाते हैं कि अगर निकात ही बदलने थे तो आप गए क्यों? गजा पीस बोर्ड मंजर आम पर आया तो हिमायत से ज्यादा इख्तिलाफ ने सर उठाया। आलमी ताकतों ने इसे अमन की बजाय एकतरफा एजेंडा करार दे दिया। रूसी सदर की मुमकिना शिरकत के सबब बरतानिया ने जाने से इनकार कर दिया और इस बोर्ड की शफाफियत पर सवालात उठने लगे हैं। पीटीआई का मुतालिबा है कि फैसला वापस लिया जाए, अवामी रेफरेंडम कराया जाए और पूछा जाए कि क्या फ़लस्तीनी खुद इस बोर्ड को कबूल करते हैं या नहीं। दूसरी जानिब बस्करी ज़राए वाज़े करते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज किसी सूरत हमास या किसी मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और ये फैसला सोच समझकर इस्लामी ममालिक की मुशावरत से किया गया है। तो सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान का सफारती ब्रेक थ्रो है या उसूली मौक़िफ़ से ख़तरनाक इनखराफ है? क्या अमन की मेज़ पर बैठना दुरुस्त है या खामोशी से उसूल कमज़ोर किए जा रहे हैं? नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी कि सानहा गुल प्लाजा, जहां आग ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया बल्कि रियासती निज़ाम, हुक्मरानी और जवाबदेही को भी कटहरे में ला खड़ा किया है। मुकदमा दर्ज हो चुका है। सरकार की मुद्दत में मुल्जिमान नामालूम हैं, लेकिन सवालात सबको मालूम हैं। 71 जानें ज़ाया हुई, अभी तक दर्जनों अफराद लापता हैं। लाशें मिल चुकी हैं तो शनाख्त नहीं, शनाख्त हो गई तो इंसाफ नहीं। तहकीकात जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने का वक्त गैर यकीनी है और जाए वकुआ आज भी कई राज छुपाए खड़ा है। दूसरी तरफ सियासत गर्म है। MQM सवाल कर रही है, वज़ीर आला कहाँ थे? मेयर इतनी देर से क्यों पहुंचे? फायर ब्रिगेड, फायर स्टेशन और हिफाजती निज़ाम कहाँ था? वज़ीर आज़म को ख़त भी लिख दिया गया है जिसमें आज़ाद कमीशन का मुतालिबा है और इल्ज़ाम है मुजरिमाना गफलत का। यहाँ सवाल ये है कि क्या गुल प्लाजा सिर्फ एक हादसा था या बरसों की लापरवाही का अंजाम? और क्या इस बार जिम्मेदारों के नाम भी सामने आएंगे या फाइलें मलबे की तरह वक्त तले दब जाएंगी? नाज़रीन, ये तो हैं हमारे दो टॉपिक्स। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। शकील करार साहब, आतिफ भट्ट साहब हैं, सायरा बानो साहिबा हैं और इसके साथ सगीर चौधरी साहब हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। शकील करार साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि अगर पीस बोर्ड के निकात में कुछ तब्दीलियाँ हो ही गई थी तो आप वहाँ पर गए क्यों? और ये ट्रंप की इसराइल की जारहियत को तक़वियत देने का एक ज़रिया है। क्या ये तनकीद आप समझते हैं कि दुरुस्त है कि बोर्ड ट्रंप की ज़ाती क़यादत है? और इसके साथ हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम का तकाजा तो करते रहे लेकिन वो उनको मिला नहीं। उसके बाद अब वो बात करते हैं कि भाई अमन में चाहता था और मैं इस पर काम भी करता रहूं लेकिन अब मुझसे कोई तवक्को ना रखे। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की जानिब से एक इक़दाम किया गया, क्या ये दुरुस्त था? थैंक यू आकाशा। देखिए, इस पर बात हो रही है और मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की ये जुम्मे को मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में एक जानदार तकरीर थी और उन्होंने अपने मौक़िफ़ को माजी की तरह बड़े वाज़े अंदाज में पेश किया और यही बात इस वक्त पाकिस्तान की और बल्कि इस पूरे खित्ते की, दुनिया भर की जो मीडिया है उसमें यही इशू ज़ेर बहस है कि अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो फिर बात यही उठ रही है कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है। एहसन इकबाल ने जो जवाब दिया वो उसमें कोई दलाइल नहीं थे, सिर्फ अपनी मजबूरी उन्होंने अपने बयान में जाहिर की। उन्होंने ये कहा कि अगर हम ये ना करते तो फिर हमें कहा जाता कि हम दुनिया में पाकिस्तान को अकेला कर दिया हमने और बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है। तो वहाँ पर हमारा बैठना इसीलिए था, शामिल होना इसलिए ज़रूरी था कि ताकि हम देख सकें कि हमास के ख़िलाफ़ या गज़ा में या फ़लस्तीन में क्या होने जा रहा है। तो ये उनका इंतहाई कमज़ोर मौक़िफ़ था और जो वाज़ेह बात सामने आ रही है, मुतालबा आ रहा है, मुझे यही आ रहा है कि आवाम को और पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। देखिए, दो चीज़ें होती हैं ना सियासत में, जमहूरियत में, कि आप आवाम के पास बराह रास्त नहीं जाते हैं तो फिर पार्लियामेंट का सहारा लेके पार्लियामेंट कहा जाता है जी मुंतखब नुमाइंदे हैं, आवाम ने मुंतखब किया है, वोट से मुंतखब किया है तो वो नुमाइंदे हैं। तो उस पर भी पीटीआई का वो भी मौक़िफ़ है कि फार्म 47 के नुमाइंदे हैं, आवाम के नहीं है। तो चले उस बात को भी हम एक तरफ रख देते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की एक इज़्ज़त का आलमी सतह पर उसके एक मकाम का और हैसियत का मामला है। तो हम ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि आवाम को छोड़ दें, उनके बैठे में मेम्बरान, मुंतखब मेम्बरान पार्लियामेंट में, तो इनको एतमाद नहीं लिया। जब ये इजलास बुलाया गया था जुम्मे को, मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का, तो ये तो की जा रही थी कि इसमें जो यही अमन माहिदा है
गज़ा के हवाले से, तो उस पर बातचीत होगी, उस पर अरकान को मौका मिलेगा कि वो अपनी राय दें और अपने पार्टी की राय दें, और उस पर अपना एक स्टैंडिंग है और हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा कि वो पार्लियामेंट को एतमाद में ले, चाहे बंद कमरा इजलास में उनको एतमाद में ले, लेकिन ले। लेकिन बदकिस्मती से हम भी हैरान हुए कि शुरू कब इजलास हुआ पता नहीं चला, और अचानक ख़त्म हुआ उसका भी पता नहीं चला कि कैसे ख़त्म हुआ और क्यों ख़त्म हुआ। देखिए, ये आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, हुकूमत पार्लियामेंट में या आवाम को ये जवाब उनको देना पड़ेगा कि आपने पार्लियामेंट में आवाम को एतमाद में क्यों नहीं लिया, उनके नुमाइंदों के ज़रिए क्यों पार्लियामेंट से बात छुपाई जा रही है, जहाँ पर आपके अरकान के साथ साथ दीगर जमातें बैठी हुई हैं। मौलाना फजल रहमान का बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया है, और वो अब मेरा ख्याल है कि जो मौक़िफ़ वो दे चुके हैं उस मौक़िफ़ से वो ना पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि और अग्रेसिव अंदाज से हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगे कि हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया जा रहा, और अगर उसमें जो मायदा था उसमें आखिर वक्त में तब्दीलियाँ हुई वो क्यों हुई, और उसमें पाकिस्तान का किरदार क्या होगा। जो हुकूमत का मौक़िफ़ तो आपको बता दिया कि एहसन इकबाल ने जो एक कमज़ोर सा मौक़िफ़ पेश किया, तो आप मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर हुकूमत की नीयत ठीक है और वो बेहतरी की तरफ जाना चाहती है, हमास के हवाले से और गज़ा में जो अमन मायदा हुआ है उसमें शामिल होकर वो क्या करना जा रही है, जैसे कि आर्मी ने मौक़िफ़ दिया कि वो हमास के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे किसी भी कार्रवाई में, तो फिर कैसे नहीं जाएंगे जब आप उस मायदे में शामिल हैं, तो फिर आप कैसे उस मायदे की खिलाफ वर्जी कर सकेंगे या उससे हट सकेंगे। तो ये बात भी आवाम में ज़ेर बहस है, हमारे मीडिया में ज़ेर बहस है कि आवाम को आवाम के नुमाइंदों के ज़रिए क्यों एतमाद में नहीं लिया जा रहा है, इसमें राज की बात क्या है, इसमें कौन सी बात छुपाई जा रही है। तो ये हुकूमत, मैं नहीं समझता कि उस पर कोई भी दलाल देखे कि कोई भी इनका जो वफाकी वज़ीर है वो इस पर बात नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। बाकी चीज़ों पर तो आप फ़ौरन बढ़के किस्म के बयान दे देते हैं, फ़ौरन अग्रेसिव होकर आप बयानबाजी करते हैं, तनकीद करते हैं पीटीआई पर और दीगर जमातों पे। तो इस पर आपकी स्टैंडिंग क्या है, क्यों वो मौक़िफ़ नहीं दे रहे, क्यों मौक़िफ़ नहीं दे रहे? शकील करार साहब, जिस तरीके से आपने बात की कि पार्लियामेंट में आवाम को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, ये तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए थी। इवन कि हुकूमत को अपनी जो वफाकी हुकूमत है उसको अपनी काबीना को एटलीस्ट एतमाद में लेना चाहिए था, वो भी चीज़ें हमारे सामने नहीं आई। सायरा बानो साहिबा, अस्करी ज़राए ने कहा है कि पाकिस्तान ने 8 बड़े जो इस्लामी ममालिक हैं उनसे मुशावरत के बाद शमूलियत इख्तियार किया, और पाक फ़ौज हमास को गैर मुसल्लह करने या किसी भी मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। क्या आप समझते हैं कि ये वज़ाहत अपोजिशन की तनकीद का एक जवाब है, या अब भी खदशात जो हैं वो मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। कौन से सिक्योरिटी ज़राए? वो सिक्योरिटी ज़राए जो आपको और हमें आके बताते हैं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिक्योरिटी ज़राए। इन्होंने तमाम जितने भी वो कहते हैं ना कि सहाफ़ी, अब मुझे तो नहीं उनकी सहाफ़त का पता, जितने यूट्यूबर्स बिठा के एक बंद कमरे में अपना मौक़िफ़ या बयानिया बता दिया कि जी सारा मलबा हुकूमत पर डालने की कोशिश की है कि ये सब हुकूमत का है। वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है और दुनिया जानती है कि हुकूमत कितनी फैसला करने में वो होती है। वो जो इनके आते हैं स्पोक पर्सन मुनीर फारूक, वो तो आके बताते हैं कि फैसले वहां से होते हैं, शहबाज शरीफ साहब सिर्फ साइन करते हैं। वो बता चुके हैं। पहले ये सबको बिठा के डिसाइड करें कौन सा बयानिया लेना है और किस तरह आवाम को बताना है। ये नहीं कि स्पोक पर्सन आके लोगों को डराने के लिए ये बता रहे हो और फिर सिक्योरिटी के खुफिया ज़राए आपको और हमें ये वाली लॉलीपॉप दे रहे हो कि जी बड़ा वो। बाकी रही बात, असेंबली में बहस नहीं हुई, ये हुकूमत देखें, इस हुकूमत को मानता कौन है? अभी आप मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर रहे थे, मैं अपनी जीडीए के उससे मैं बता रही हूँ कि हम तो इस हुकूमत को मानते ही नहीं है। हमारे तो 3 मेंबरान, हमने ओथ नहीं लिया, इसका मतलब है हम इस हुकूमत के वजूद पर यकीन ही नहीं रखते। और ये जो कहते हैं कि 8 फरवरी के बाद ये जो काबिज हुए हैं, अब ये फैसले करते हैं ना, अवाम की तो राय है ही नहीं। फिर अभी किसी ने कहा कि उनके वफाकी गुजरा, आप जरा आंखें बंद करके जो वफाकी गुजरा की शक्लें आंखों के सामने लेकर आए, वो आपको या हमें वो है कि ये इस चीज के ऊपर आके अवाम को मुतमईन कर सकेंगे। सायरा बानो साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो भी अपोजिशन में होता है उसने कभी भी हुकूमत को नहीं माना। 2018 की जो हुकूमत थी उसमें आप बतौर इत्तेहादी मौजूद थे, क्या उस वक्त की अपोजिशन जो हुकूमत थी उसको मानती थी? सुनिए, हमने अपने मेंबरान असेंबली में नहीं भेजे, तो मैं तो अपना तरफ का बताऊंगी कि हम तो मान ही नहीं रहे, हम उसकी हैसियत को तस्लीम नहीं कर रहे, तो हम उस असेंबली में अपने बंदे भेज भी नहीं रहे। वो अब और बात है कि आप उस अपोजिशन की बात कर रहे थे कि जो वहां पर बैठे भी होते थे, सारी
हर चीजों में भी था। जी। और उसके बाद मैं भी उस ऐवान का हिस्सा थी जो तमाम बड़े फैसलों के ऊपर फेस सेविंग भी मांगते थे, और वो कहते ना अलामती सा वॉकआउट कर लेते होते थे, और पता होता था कि पीछे ये बिल पास हो जाएगा। मैं दूसरी बात कर रही थी, दूसरी अभी तक मुझे तो अपनी खारजा पॉलिसी का नहीं पता। मुझे ये पता है कि जो अमेरिका की पॉलिसी होती है वही हमारी पॉलिसी होती है। अफ्रीका के इस्लामी ममालिक, कौन से इस्लामी ममालिक हमारी रीढ़ की हड्डी है। और दूसरी बात, ये आप सऊदी अरब या यूएई के किरदार आपके सामने, और बाकी जो है जहां पर बदतरीन बादशाहत और वहां पर डिक्टेटर बैठे हुए, आप ये 6 आसे पासे के लोगों को पकड़ के कह रहे हैं कि वो ये इस अमन पीस का हिस्सा है। वो तो जो ममालिक शामिल हुए, ट्रंप ने तो उनको आंखें दिखानी थी और उन्होंने शामिल हो जाना था। दूसरी बात, जो ट्रंप दावा कर रहे हैं कि दुनिया में वो जंगें रुकवा रहे हैं, तो जो अभी इन्होंने वेनेजुएला में किया, उसके बाद ये ग्रीनलैंड का कर रहे हैं, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, तो ये यहाँ पर जंग बंदी क्यों नहीं करवा सके? मतलब क्या नेतन्याहू इनके सुनते नहीं? वो तो इनका बगल बच्चा है, वो तो उसका बदमाश बेटा है, तो वहां पर जंग क्यों नहीं खत्म करवा सके? और हम इसमें शामिल तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें अपना किरदार पता नहीं चला कि हमने करना क्या है। जब हमास को डीवेपनाइज करने पे कह रहे हैं कि हमारा वो नहीं होगा, आप मुझे बताएं क्या इतनी हिम्मत होगी कि वो उसको नो करके, वो तो खुशी में काना फूसी करके कुछ इशारे भी कर रहे थे कि मेरे साथ कौन कौन आया हुआ है, और उसके बाद वो कहते हैं ना कि बच्चा जो पहली दफा कोई तस्वीर बना लेते हैं और वो दांत निकाल कर दिखाता है सबको, वो ऐसे वो जो साइन किए थे वो भी दिखा रहे थे। ये करके बताएंगे। या जो गजा की जो पट्टी पे ट्रंप साहब के बेटे वो पूरी एक नई सारा कर रहे हैं, तो हमारा तो वसी तजर्बा है हाउसिंग स्कीम में, क्या हमें इसलिए बुलाया गया कि आइए आप बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, या वहां पर भी एक प्लॉट हमें भी अलॉट होगा, और उसके बाद जी वहां पर हम अपना फलस्तीन की सरजमीन पे, तो ये गए हैं, ये फलस्तीन कॉज को नुकसान पहुंचेगा, ये हो नहीं सकता। देखिए ट्रंप ने तो साफ साफ बोल दिया कि हमने हमास को वो क्या कहते हैं डीवेपनाइज करना है, तो फिर उसके बाद ये क्या कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, नहीं। गुड़ खाना गुलगुलों से परहेज, कि नहीं वो हम आए हैं, हमसे कोई दूसरा काम करवा ले, लेकिन हम इनको नहीं कर सकते। अवाम को कैसे मुतमईन करेंगे? तो ये साख तो वैसे भी नहीं है जो लोग वहां पर गए हैं कि जी जी साख नहीं। सारा बानो साहब, आपने बात की है खारजा पॉलिसी की। जब आपकी बतौर इत्तेहादी हुकूमत थी तो आपका ही वो एक बयान है जी, आज हमें कौमी सलामती कमेटी पर ब्रीफिंग दी गई है कि जो वो ब्रीफिंग ऐसी थी कि आपकी जो दरवाजे हैं उनको बंद रखना है, खिड़कियां बंद रखनी है, और जो सुई गैस के वाल्व हैं उनको बंद रखना है। ये आपका टिकटॉक भी बड़ा मशहूर है, तो क्या उस वक्त आपको अपनी खारजा पॉलिसी का पता था? तो सुने, खारजा जो सिक्योरिटी की मीटिंग थी और उसमें जिस किस्म की ब्रीफिंग दी जा रही थी, मेरी तो वो कहते ना कि आंखें खुल गई। एक मूवी का डायलॉग है कि वो चौकीदार बोलता था ऑल इज वेल, और सब सोए रहते थे। वो तो फिर एक दिन फिर पचौड़ी हुई तो पता चला कि इसको तो दिखाई नहीं देता। तो मैं तो हैरान थी कि ये जो हम वो थे और जिस किस्म की वहां पर ब्रीफिंग दी गई थी, खुदा जाने वो मोहित यूसुफ साहब थे वो कहाँ से आए और अभी कहाँ हैं। एक तो वो कहते ना कि वो सब वो कहाँ से उड़कर आए। और वही मैं तो पहले भी मैंने एक और चीज भी की थी, कहा था मैंने कि वो तो खुशबू है हवा में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है वो किधर जाएगा। ये लोग तो ब्रीफ केस लेकर आए थे उसी तरीके से ब्रीफ केस लेके चले गए। तो बाकी हमारी तो वहीं पर ही, मतलब जिस तरह सारा कुछ है 77 सालों में वही अल्फाज। वो कभी कोई धमाका होता है तो कहते हैं बुज़दिलाना कार्रवाइयां, बुज़दिलाना कार्रवाइयां। इस पे जरूर बात करेंगे सायरा बानो साहिबा। आतिफ भट्ट साहब, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म वापसी पर पार्लियामेंट को भी एतमाद में लेंगे। हमेशा से ये होता है कि पहले भी हमने देखा कि गजा अमन मंसूबा जो था उसके बाद भी कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो वापस आके तो पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे, अपनी काबीना को एतमाद में लेंगे, आवाम को एतमाद में लेंगे। क्या आपको समझते नहीं है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पहले हो जानी चाहिए जो आप बाद में करते हैं? आकाशा, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। मैं ये पहले तो ये बात बता दूं कि पाकिस्तान और हमारे जो ISPR की जानिब से या पाकिस्तान के जितने भी जो भी प्रेस रिलीज जारी होती रही है वो ये होती रही है कि उसमें लफ्ज़ यूज़ किया जाता था नस्ल कुशी। ये हमास को जो डीवेपनाइज से मुतल्लक भी जो है वो इस हवाले से सिक्योरिटीज़ राय ये वाज़े कर चुके हैं कि वो ऐसा किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये जो अभी पीस बोर्ड पर जो इतने ज़्यादा एतराज़ात कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होगी, वो दिखाएंगे दुनिया को क्या हो रहा है वहाँ पे।
देखिए जो आपकी बात का भी मैं जवाब देता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपना मौक़िफ़ दे लेने जी, दें। जी। आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, किसने पहले इत्मीनान में लिया है? अवाम को कह लें, पार्लियामेंट को कह लें कि हम ये करने जा रहे हैं। इतना बड़ा फैसला अगर इतना बड़ा फैसला कभी नहीं हुआ पहले। और अगर दूसरी बात है कि अगर इत्मीनान में लिया जाता तो क्या आपकी अपोजिशन उस वक्त सपोर्ट करती? क्योंकि अपोजिशन का काम है ही अपोजिशन करना। शकील करार साहब, अपोजिशन किसी भी सूरत मेरा एक नुकता है कि क्या इससे पहले इस तरह का मुआहदा कभी दुनिया में हुआ है या पाकिस्तान में उससे हिस्सा लिया हो? First time आप देखें 8 इस्लामी मुमालिक अगर उसका हिस्सा बन रहे हैं और पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बना है, मैं हुकूमत को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं उस हद तक आ रहा हूं कि क्या अपोजिशन जो है वो जो आज बयान दे रही है, जो कल तनकीद कर रही थी, इससे पहले उन्होंने क्यों आवाज बुलंद नहीं की? और अब जब हुकूमत की जानब से ये इकदाम उठाया गया है, उन्होंने वाजे कर दिया जी वज़ीर आज़म वापस आएंगे और उसके बाद वो कौम को भी एतमाद में लेंगे, पार्लियामेंट को भी एतमाद में लेंगे। तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो आज तक वाजे है। उसका मौक़िफ़ यही है कि जो फ़लस्तीन है उसके साथ खड़े हैं, उनके साथ वो हमेशा पाकिस्तान खड़ा है, खड़ा रहेगा। ये तो खाली ज़ुबानी इखलाकी वो एक मौक़िफ़ है ना, प्रैक्टिकल तो नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि जो बाकी जो जमातें हैं उनकी जानब से क्या इकदाम उठाया गया अभी तक? जब ये इक़दार में तो ये लोग हैं, वो तो नहीं हो रही इक़दार थी, में। कौन सी जमात जो है वो आगे गई है वहां पर जाकर उनका साथ देने के लिए? यहीं पर तो पर्चे हो रहे थे। PTI की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे यहाँ पर तो फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा करने पर पाबंदी है, FIR हुई हैं, गिरफ्तारियां होती हैं। यहाँ पर एहतजाज होते रहे हैं, सफारत खानों में जाकर यादाश्तें पेश करते रहे हैं, सारा कुछ हुआ है। यहाँ पर लोग करते हैं, आम लोगों को परमिशन नहीं थी। शकील करार साहब, सिक्योरिटी रिस्क की वजह से आप भी जानते हैं रेड जोन में हर शख्स को जाने की आपकी कोशिश मर्जी करते हो हैं। तो वहाँ यादाश्त पेश करें, सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। लेकिन खैर साहब आपको फिर मौका दिया जाएगा। इससे मैं आगे बात करता हूँ कि जो फ़लस्तीन से मुतल्लिक पाकिस्तान की पॉलिसी आज से नहीं, बहुत पहले से ही वाज़े है कि हमेशा उनके साथ सपोर्ट की है, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और यही हमारी खारजा पॉलिसी है। इसके बावजूद ज़ाहिर है अपोजिशन का एक ही काम है कि उसने तनकीद करनी है और हमेशा मुखालफत करनी है। आज तक कोई भी पाकिस्तान में कोई एक ऐसे कोई किसी भी हुकूमत हो, अपोजिशन ने जब उसको सपोर्ट किया हो, यहाँ पर पाकिस्तान वहाँ पर अगर हमास इस चीज़ पे एग्री है तो बाकी हम लोग एतराज करने वाले कौन होते हैं? जब हमास सर हमास का कोई भी रहनुमा वहाँ पे नहीं था, कोई भी रहनुमा वहाँ पे नहीं था। जिस मुआहदे की बात करें मैं आपको उसका भी बता दूं। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान की PTI समेत तमाम सियासी जमातों ने, लोगों ने फुल सपोर्ट किया हुकूमत को, फौज को। आप कैसे सपोर्ट नहीं किया? और जो वहां पर सोशल मीडिया पर तनकीद होती रही है वो भी आपने यकीनन देखी होगी। हमले के बाद नहीं किया गया, हमले से पहले जो तनकीद होती रही है। इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। सगीर चौधरी साहब, तलाल चौधरी और जो ज़िया अब्बास है उनका कहना है कि शमूलियत से फ़लस्तीनियों का हक अदा हुआ है और पाकिस्तान की आलमी अहमियत साबित हुई है। क्या ये बोर्ड फ़लस्तीनी रियासत की तरफ एक अमली पेशरफ्त लाएगा या सिर्फ ट्रंप की तस्वीर कुशी जो है वो हमारे सामने आ रही है? उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जिस तरीके से आतिफ भट्ट साहब ने कहा कि हमास को कोई एतराज़ नहीं है, गज़ा के लोगों को, फ़लस्तीन के लोगों को कोई एतराज़ नहीं है, तो आप कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? सो बताती चलूँ कि हमास का कोई भी रहनुमा वहाँ पर नहीं था, उसके साथ साथ फ़लस्तीन का भी कोई भी रहनुमा वहाँ पर मौजूद नहीं था। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आकाशा। देखें, ये एक इंतहाई हसास किस्म का मौजू है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे चूँकि इसमें दीगर 19 ममालिक भी शामिल हैं, तो पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। देखिए, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है अभी तक मेरा ख्याल है दुनिया में जिसके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि इज़राइल में ये पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मुल्क के पासपोर्ट पे इस तरह से वाज़े मेंशन हो। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बात हो रही थी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इज़राइल और फ़लस्तीन के हवाले से बड़ी वाज़े है और दो टोक है और उसमें कोई कमी बेशी नहीं है, वो बिल्कुल इसी तरह रहेगी। देखें, सफारती सतह पर जो मामलात होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लासिफाइड होती हैं और क्लासिफाइड डिसीजन जो होते हैं उसमें कुछ चीज़ें जो हैं आपने उसको थोड़ा सा खुफिया भी रखना होता है और उन चीज़ों की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि उसमें मुल्क की सालमियत का मसला होता है। मैं बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ कि आप पार्लियामेंट को एतमाद में ना लें, ये जो है वो इसकी तायद नहीं की जा सकती, पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए। लेकिन देखें उसमें जी आप कुछ कहना चाह रही हैं मैडम? नहीं सॉरी, मैंने कहा पार्लियामेंट ना कहिए, आप कहें अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। नहीं, अवाम को कोई जलसे में तो एतमाद में नहीं लिया जाएगा, वो पार्लियामेंट अवाम के नुमाइंदे हैं ना, वो जाहिर सी बात है कि वो पार्लियामेंट रिकॉर्डिंग तकरीर वो हाँ जी पार्लियामेंट मत बोलिए, इसको अवाम बोलिए। जी चले अवाम बोल लेते हैं कि अवाम को एतमाद में लेना चाहिए और कैबिनेट को।
तो जो उनसे बातचीत या डिस्कस नहीं हुआ, उसमें ये कहा जाता, इजलास बुलाया जाता और उसमें कहा जाता कि जी हम इन कैमरा करेंगे और इस चीज़ को पब्लिक नहीं करेंगे, लेकिन हम ये करने जा रहे हैं। कम से कम हो सकता है कि उनको पता भी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि अब जो हमारी कैबिनेट है इससे लाइल्म होगी या हमारा दफ्तर खारजा जो है वो इससे लाइल्म होगा, ये मैं नहीं मानता, या मेरे इल्म के मुताबिक तो उनको पता है इस चीज़ का। हाँ, अलबत्ता एक प्रॉपर तरीका जो है वो अडाप्ट होना ज़रूरी है। लेकिन अब जो अस्करी ज़राए इस पे बार बार ये बात कर रहे हैं, तो देखें काम तो अस्करी ज़राए ने वहाँ पे प्रैक्टिकली करना है। फ़ौज ने जाके, फ़ौज का ही मामला है ना कि आप डिवेपनाइज करते हैं अगर हमास को, या उनके मुकाबले में खड़े हो जाते हैं या उन मुसल्ला होकर जो है उनको गैर मुसल्ला करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें फ़ौज का ही किरदार है ना, पाकिस्तानी फ़ौज का, और उस पर ही उंगलियाँ उठेंगी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी फ़ौज कभी भी ऐसा नहीं करेगी, ना ही पाकिस्तानी फ़ौज ऐसा सोचेगी। बात होती है तो क्या हमारे पास इतना इख्तियार है कि हम एकदम से कह दें? बिल्कुल इख्तियार है हमारे पास। अब अल्हम्दुलिल्लाह मार्का हक के बाद हमारी सफारती सतह पर इतना हमारी सुनवाई हो रही है और हमें हर जगह पे ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, तो पाकिस्तान का बिल्कुल एक अपना मकाम भी है आलमी सतह पर, और हमने देखा भी है। और दूसरी बात यह है कि ये जो फैसला हुआ है ये आज की बात तो नहीं है, ये पीस बोर्ड जो बनने जा रहा है ये कल तो नहीं बना, ये तो यूएनओ का जो इजलास हुआ था उसमें बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सबने सुनी थी, उसके इजलास हुए थे, मीटिंग्स हुई थी, ट्रंप ने बाकायदा तौर पर उसके नुकात भी बयान कर दिए थे, हर चीज़ डिस्कशन ओपन हुई थी वहाँ पे, और उसको तो ओपन कर दिया गया था। लेकिन खैर है नहीं, वो पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान का मसला है, तो हमने पाकिस्तान पे बात करनी है। बाकी उसमें 19 ममालिक भी शामिल हैं, तुर्किया भी उसमें शामिल है, बहुत अहम मुल्क है, और सऊदी अरब भी उसमें शामिल है। सऊदी अरब के साथ हमारा देखें दिफाई मुआहदा भी है, तो ममालिक तो उसमें बड़ी अहमियत के हामिल हैं जो शामिल हुए हैं। और ये देखें एक ब्लॉक है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर फ़लस्तीन के अवाम को इस पीस बोर्ड से, जिसका नाम पीस बोर्ड रखा गया है, अगर वहाँ उनको इससे रिलीफ मिल जाता है, वहाँ पे अमन कायम हो जाता है, और जो हम जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं वो नहीं होते, तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होगी। आखिर इस मसले का हल तो निकलना ही निकलना है। इस मसले का हल ये तो नहीं है कि उन पर बमबारी कर दी जाए, इस मसले के और क्या हल हैं, कोई भी इस तरफ नहीं आता। अब देखें कि बमबारी होती है, कितने ममालिक हैं जिन्होंने इसकी मजम्मत की है। हाँ, कुछ ममालिक में मुजाहरे ज़रूर हुए, लेकिन अवामी सतह पे हुए हैं, लेकिन मुल्कों की सतह पे इस तरह से मुज़ाहमत कभी भी देखने में नहीं आई। अवाम तो जाहिर सी बात है कि बाहर निकलते हैं, उनको जो चीज़ नागवार गुजरती है उस पर मुजाहरे भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक क्लासीफाइड डिसीजन है, और कुछ डिसीजन इस तरह के होते हैं हमारी खारजा पॉलिसी के मुताबिक कि वो बहुत ज़्यादा वो ओपन नहीं होते, लेकिन उस पर डिस्कशन ज़रूर होती है। हमें इंतज़ार कर लेना चाहिए, अगर हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो वज़रा हैं, वो ये बयान दे रहे हैं कि हम एतमाद में लेंगे, तो हमें एतमाद में लेने के लिए उन्होंने कौन सा कोई 2-4 साल का वक्त मांगा है, 1-2 दिनों में बात वाज़े हो जाएगी, वो सामने आएंगे और आके बता देंगे, तो जाहिर सी बात है कि कौम आएगी। दूसरी बात, जो मौलाना फजलुर रहमान है वो मुजाहरे भी निकालते रहे हैं, बेशुमार मरतबा उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है वो मुजाहरे किए कि, और बुरा भला भी कहते रहते हैं वो। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि कुछ बड़े जो आलम दीन थे वो अमेरिका में वीज़े के लिए भी चले गए थे, तो उनको इसलिए रिफ्यूज़ किया गया कि भाई आप तो हमारे हक़ में एक तरफ मुजाहरा निकालते हैं, फिर आपने अमेरिका क्या करने आना है। तो ये भी ये रिकॉर्ड की बात, रिपोर्टेड बात है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सिर्फ बातें करते रहते हैं? नहीं कह रहा, देखो आपका पॉइंट आ चुका है सगीर चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। और कब हम निकलेंगे इस अगर मगर की जंग से? पीटीआई ने भी एक सवाल किया है, फ़लस्तीनी इस हल को कबूल करते हैं तो हम भी कर लेंगे, और बोर्ड में फ़लस्तीनी नुमाइंदगी ही नहीं है, ये भी बात हुई है। अगर हमास या फ़लस्तीनी अथॉरिटी से मुस्तरद करें तो पाकिस्तान की शमूलियत फ़लस्तीनियों के मुफाद में है, या ट्रंप की नई यूएन बनाने की हिमायत जो है, इस पर एक क्वेश्चन रखेंगे अपने एक्सपर्ट्स के सामने। यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहेंगे, और बात हो गई है कि हुकूमत का क्या मौक़िफ़ इस पर सामने, हुकूमती वज़रा का ख़ास तौर पे इस पर जो मौक़िफ़ है वो हमने अपने जो व्यूवर्स हैं उनके सामने रखा है।
लेकिन पीटीआई की जानिब से जो एक सवाल है वो भी अपने व्यूवर्स के सामने रखना चाहेंगे। पीटीआई का सवाल ये है कि क्या फ़लस्तीनी इस हल को कबूल करते हैं और बोर्ड में फ़लस्तीनी नुमाइंदगी ही नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है अगर हमास या फ़लस्तीनी अथॉरिटी से मुस्तरद करें तो पाकिस्तान की शमूलियत फ़लस्तीनियों के मफाद में है या ट्रंप की जो नई UN बनाने की हिमायत है उसमें है। सायरा बानो साहिबा क्या कहेंगी इस पे? मुझे माफ कर दीजिएगा, आपने क्या कहा? मैं समझी, आप समझे, आप मुझसे सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे यही है कि चूंकि हम हुकूमत की भी बात करें, हुकूमती वज़रा की भी बात करें, उसके साथ साथ हम बात करें मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी हमने बात तो की अपने प्रोग्राम में, लेकिन पीटीआई का एक सवाल है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि क्या फ़लस्तीनी इस हल को कबूल करते हैं और बोर्ड में फ़लस्तीनी नुमाइंदगी ही नहीं है, सो ये चीज़ें आगे चल के कैसे हो सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हमास या फ़लस्तीनी अथॉरिटी इसे मुस्तरद करें तो पाकिस्तान की शमूलियत फ़लस्तीनियों के मुफाद में है या ट्रंप की जो UN बनाने की जो हिमायत है उसमें है। देखिए, मैं आपको पहले भी इसमें थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ कि ट्रंप ने तो सब कुछ वाजिया बता दिया। उन्होंने अपने बता दिया कि वो कैसे स्टेप बाय स्टेप ये करेंगे। अब हम इसकी और क्यों उलझे हुए हैं? जब ये बनी है, मैंने आपको कहा कि दुनिया की जंगें रुकवाने का वो अपने को आपको क्रेडिट देते हैं, और हमने तो भाग के 2 दफा उनको नॉमिनेट भी किया कि जी ये अमन का जो वो नोबेल प्राइज है ये ट्रंप साहब को मिलना चाहिए। कि हम लोग इतने ज्यादा मतलब उतावले हो गए कि हमने उनका 2 दफा नाम वो कर दिया। हम तो आज तक बात कर रहे हैं उस पे जी, हम तो आज तक बात कर रहे हैं उस पे कि उनको मिलना चाहिए था। ख्याल में हमास को डिवेपनाइज करने के बाद फिर हम तीसरी दफा भी उनको नॉमिनेट कर देंगे। बात यह है कि जो वहां पर जंग नहीं रुकवा सके वो वहां पर अमन लेकर आएंगे। आप कैसी बात कर रही हैं कि ये तो वही हो गया कि शेर बैठ के जंगल के वो जानवरों को कह रहे हैं कि अब मैं वो वेजिटेरियन हो गया हूँ, मेरे पास आ जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। वो जो शख्स जिससे उसका दिल चाहता है कि वो दंदनाता हुआ अफगानिस्तान में घुस जाए, इराक में घुस जाए, वो यहाँ पर सारी बातें छोड़े, रातों रात हमारे पास आ गए, हमें ना पता चला। वो तो फिर सुबह पता चला जब जाके कि हम लोग आ गए। उनसे ये तवक्को रखना। हाँ, अगर आप जैसे आपने बोला कि फलस्तीन की नुमाइंदगी वहां पर हो, हमास की नुमाइंदगी वहां पर हो और वो आकर बताते हैं जो जिस तरह बात हो, वो दूसरी बात है। अब वहां का कोई नुमाइंदा नहीं, जैसे कश्मीर की तरह का इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर पे लड़े जा रहे हैं। कभी किसी ने कश्मीरियों से भी नहीं पूछा, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया कि भैया तुम क्या चाहते हो, तुम क्या अपनी अलग रियासत चाहते हो, आप हमारे साथ खज्जल ख्वार होना है या इंडिया के साथ जाके मरना है, उनसे तो कोई भी नहीं पूछता। तो ये तमाम चीजें ऐसे ही हैं। हुकूमती अरकान आबिद शेर अली आके हमें बताएगा, तलाल चौधरी आके बताएगा, मतलब आप मुझे बताएंगे, अता तारड़ आके बताएगा। मतलब ये वो लोग हैं, उससे पहले पार्लियामेंट और अवाम का कहा था, इन लोगों को अवाम ने नहीं चुना हुआ। ये वो लोग हैं, उस पार्लियामेंट का हिस्सा रही हूं कि मुझे बताइए कि जहां पर किसी को पता ही नहीं होता मगर वो खड़ा है तो सब खड़े हो जाते हैं बिल वो उसको हाँ करने के लिए, ना करने के लिए ज़ॉम्बीज़ पीछे से खड़े हो जाते हैं। वो फैसला करेंगे। इनके तो कान मरोड़ेंगे जो 26 आईनी तरमीम को ब्रूट मेजोरिटी से पास करवाने के लिए ये वो हुए में, और जो नून लीग जो फखरिया पेश करती है ये गुफ्तगू कि हम आंख के तारे हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई, हमारे जी सेम पेज पर हैं, और खुदा जाने क्या क्या कहते हैं। आप उनसे तवक्को रखती हैं कि वो किसी बात पे बहस करेंगे या वो ना करेंगे। अब जो वहां पर अपोजिशन बैठी हुई है उसको जो किरदार अदा करना चाहिए था वो भी नहीं किरदार अदा कर रही। चले भी अगर 5-6-1 इस चीज में लगे हुए तो जो पीछे आप लेकर आए हैं खंबे, तो कम से कम वही थोड़ा सा एहतजाज कर लें, वही थोड़ी सी चूचा कर लें। तो बस ये ऐसे ही है। अब देखिए क्या होता है। आपने एहसन इकबाल साहब, आपने शहबाज शरीफ साहब की 2020 की ट्वीट देखे, कैसे उन्होंने क्या लिखा था, और आज वो बिल्कुल वो 360 एंगल पे चेंज हो गए। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था, इन्होंने क्या कहा था, पता नहीं क्यों आप इनको, आई एम सॉरी, मतलब वापस मुहावरा क्या होता है, थूका चाटना होता है, कुछ ऐसा ही होता है। तो ऐसी बात इंसान ना करे। इससे आप दिमाग की जो जहनी सतह का अंदाजा लगा लें कि वो जो चलन होता है उसके पीछे हु करके ये लोग वो चलाते हैं, ट्वीट्स चलाते हैं और वो सारे हैशटैग चलाते हैं, और उसके बाद इनको मुंह की खानी पड़ती है, और फिर उसके बाद उस गोबर को ये हलवा साबित करने की कोशिश करते हैं। ये देखो चांदी का वर्क लगा हुआ है, ये देखो इसमें काजू नजर आ रहा है। तो अब मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे, और साथ बाकी जो इन्होंने 7-8 सहाफी रखे हुए वो आके गुफ्तगू करेंगे। तो बस ये जितना ये नहीं हो सकता, मुझे माफ कर दीजिएगा, ख्वारी लिखी जा चुकी है।
कि वो जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इन लोगों को बहुत ज्यादा शौक था फ्री के लंच करने का, और वो वहां पर कि जी ट्रंप ने मुस्कुरा कर देख लिया। क्योंकि मैंने तो बचपन से यही सुना था, इन्होंने हमें बताया कि वो जो अमेरिका का यार है वो गद्दार है, और बाकी ये सारी वो यहूदी एजेंट कोई बात कर दे यहूदी एजेंट। अब कौन है यहूदी एजेंट? अब कौन जाकर उस पीस मुआहदे में, पीस वो पीस नहीं है, वो पीस है, उसके स्पेलिंग आप सही कर ले, वो PEACE नहीं है, वो PIECE है। टुकड़े, वो टुकड़े करके और उनको एक उस जगह पे करके उसके बाद ये बहाली करेंगे, तो क्या फिर इन की कनपट्टी पे रखकर पैसे लेंगे? जाहिर है बहाली भी तो मुसलमानों ने, मुसलमान को बहाली क्या सारा वो करेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये ऐसा ही है, ईरान को देख लीजिए। बाकी आप टर्की का बोल रहे हैं, वो भी आस्ते से परत उतरती जा रही है, उनका भी पता चल गया कि वो कैसे हैं। बाकी आप ये आज़रबाईजान और ये उर्दन और ये बात करते हैं, ये तो कैसी बातें कर रहे हैं। और आप कह रही इसमें बड़े इस्लामी ममालिक है। मैं तो इनको कोई मतलब आप वैसे पूछें, अगर आम भी गुफ्तगू कोई आम सा इंसान भी होगा तो वो तो समझता है कि ये कौन सा है, जहां पर बादशाहत हो, जहां पर डिक्टेटर बैठे हुए हो, जहां पर सारा कुछ हो, वो आप कह रहे हैं कि वाह जी वाह ऐसे हो गए। सही अभी कहा आज किसका स्पेन के आया था बिल्कुल। कि इंटरेस्टिंग उन्होंने पॉइंट, मादर कर ली। इंटरेस्टिंग पॉइंट। लेकिन ये कौन है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। प्रोग्राम के दूसरे में हिस्से में हमने कहा था कि बात करेंगे सानहा गुल प्लाजा के हवाले से। शकील करार साहब, सानहा गुल प्लाजा का मुकदमा जो है, हम देखते हैं कि 8 दिन के बाद नबी बख्श थाने में सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हो चुका है। फाइनली ये चीज़ जो है अब हमारे सामने आई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आकाशा, ये मुकदमा उसी बात का गमाजी है और उसी तरफ इशारा कर रहा है कि जो सिंध की हुकूमत है वो इस मामले को दबाना चाह रही है कि इतने बड़े साने के बाद भी FIR दर्ज हुई है तो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ हुई है। इनिशियली अगर सिंध हुकूमत थोड़ा सा अगर मुजाहरा करती इखलाक का या ऐसे साने को देखते हुए कि वो कम से कम कुछ अफराद को तो नामजद करती, तो हम कहते हैं कि वाकई सिंध हुकूमत ने कार्रवाई की है। अब नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा दर्ज कर देना और बाद में फिर अपनी मर्जी से लोगों किसको नामजद उसमें किसको करना चाहिए था? देखिए, इनिशियली जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें आपके जो भी लोग मुलव्वस हैं उसमें आपके कराची जो बिल्डिंग कंट्रोल है उसके लोग उसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कि हाँ उसमें क्या जो अगर किसी फायर अमले का किसी कोताही है, ये ट्रैफिक पुलिस की कोताही है कि वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसका भी था इनिशियली किसी न किसी को यहाँ जो प्लाजे के मुंतज़मीन है या मालकान है जिन्होंने वहाँ पर अलार्म सिस्टम नहीं लगाया, हिफाजी इंतजाम को यकीनी नहीं बनाया था, तो किसी न किसी को तो नामजद करना ही था ना। नामालूम क्या होता है, नामालूम क्या होता है। लेकिन बात फिर वही है कि आप चीज़ों को खुद बिगाड़ रहे हैं, मीडिया को मौका दे रहे हैं कि वो इससे बात करे, तनकीद करे, आप पे सवाल उठाए। आप क्यों इस मामले को तूल दे रहे हैं कि बहस से बहस निकलती रहे, नुक्ते से नुक्ता निकलता रहे और असल बात जो है उस तरफ कोई ना आए। फेडरल गवर्नमेंट ने यही किया बदकिस्मती से कि ज्वाइंट सेशन बुलाया और पूरे दिन में अपने चंद बिल पास कराने के बाद जो है एक करारदाद पास करके खुद को मुलज़्ज़मा करार दे दिया कि हमने तो अपना काम कर दिया, हमने जो हमारी इखलाकी और जो थी हमारी जो हमने करना चाहिए था वो हमने कर दिया। ये क्या मतलब मजाक कर रहे हैं आप? आपने सिर्फ एक करारदाद पास कराई है, उसी करारदाद में अगर आप शामिल कर लेते कि हम फेडरल को कमीशन जो है वो कमीशन बनाने की बात की आती उस करारदाद में, तो बात समझ में आती कि फेडरल गवर्नमेंट चाह रही है कि इस मामले को दुरुस्त तरीके से इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए और जिम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सियासी स्कोरिंग और अपने आप को बरीजुमा करा देने के लिए एक करारदाद पास करा के हुकूमत ने इजलास मुलतवी कर दिया गैर मुनअ मदद के लिए। बस ये काम रह गया था। फिर FIR हो गई नामालूम के खिलाफ, अब आप करवा ले इस पे तहकीकात और जिम्मेदारों को करवा ले। मुश्तरका इजलास का पहले एजेंडा जाता है, उसके साथ वो तलब होता है, उससे पहले 2-3 दिन कौमी असम्बली में वो इस हवाले से बहस होती रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं वो दोनों हुकूमत में बैठे हुए हैं। बट साहब देखें ना, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जी कहा जा रहा है कि हमास को, फ़लस्तीनियों को इस पीस मायदे पे एतराज़ नहीं है, तो आप कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? आप झूठ क्यों फैलाते हैं लोगों में? आप सच्ची बात बताएं ना कि झंडा आया था तो उस वक्त झंडा क्या पब्लिक हुआ?
क्या मीडिया पर आया था कि एजेंडा क्या है? और फिर मैं बात वो कर रहा हूँ कि हुकूमत की बदनीति थी इसी में कि वो सिर्फ करारदाद पास करा के खुद को साइड पे कर लेगी कि हमने अपना काम कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि इस करारदाद में अगर आप शामिल करा देते कि वहाँ आप फेडरल गवर्नमेंट इस हवाले से कोई जुडिशल कमीशन बना के इस मामले की तहकीकात कराएगी और जिम्मेदारों को तयन करके उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर देती, तो फिर हम कहते हैं हुकूमत की नीयत ठीक है, वो बेहतर तरफ जा रही है। लेकिन उन्होंने तो वही काम किया, सियासी अंदाज से करारदाद पास करा दी, बस खत्म बात। अब क्या होगा? आतिफ भट्ट साहब, किस नज़र से देख रहे हैं आप जिस तरीके से अपनी राय पेश की है शकील करार साहब ने? मैं शकील करार साहब की बात से इत्फाक इसलिए भी नहीं करूंगा क्योंकि जो पार्लियामेंट का जब भी कोई इजलास बुलाया जाता है तो ये गुल प्लाजा आग लगने से पहले से सबको मालूम था कि ये इजलास बुलाने की समरी जो है वो भिजवाई गई है, जो 20 तारीख को होना था फिर 21 पे चला गया। तो इजलास जब भी कोई बुलाया जाता है इस तरह कौमी असम्बली का, सेनेट का, तो उसका एजेंडा जो है यहाँ तक कि अगर अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर भी इजलास बुलाया जाता है तो अपोजिशन अपना एजेंडा साथ देती है, वो रिक्वेजिशन जो जमा करवाई जाती है। तो ये जो बात है कि कमीशन बनाने का ऐलान करती, ये ज़रूर होना चाहिए था, लेकिन क्या माजी में जो कमीशन बने हैं उनकी रिपोर्ट्स आज तक कहां पर हैं? इन्हीं वाकयात के हवाले से या दीगर मुख्तलिफ वाकयात हुए हैं। तो इसी तरह फार्म 47 की हुकूमत नहीं बनी ना। मैं ये हमेशा ये कहता हूं, 47 की हुकूमत पहले बनी है तो आप मिसाल दे सकते हैं। मैं हमेशा से शकील करार साहब ये कहता हूं कि जब अब किसी मामले को तूल देना हो, लटकाना हो, और तो उसके लिए कमेटी बना दें और उसके बाद कमीशन जो है वो उसकी रिपोर्ट कब जारी हुई है? हमूदुर रहमान कमीशन है और भी बहुत ज्यादा कमीशन बने हुए हैं। तो कभी भी कमीशन, ये आपका मुतालबा ठीक है कि कमीशन बनना चाहिए था, लेकिन कमीशन बनने के बाद क्या फिर वो रिपोर्ट पब्लिक ना होती तो फिर क्या फ़ायदा? ये इतना अरसा ले जाती कमीशन। लेकिन खैर मैं अब वो आ रहा हूँ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की तरफ। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में करारदाद ज़रूर पास हुई है, लेकिन ये जो मुतालबा किया जा रहा है कमीशन बनने का, वहाँ पर जो कराची में बैठे हुए लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी है, उनकी हुकूमत है, MQM है, वो भी यहाँ पर इत्तेहादी है। तो हुकूमत कैसे ये अकेला फैसला कर लेती कि ये हम कमीशन बनाते हैं? ये तो उन पार्टियों को मुतालबा करना चाहिए था, या वहाँ पर जो PTI मौजूद थी वो इतना भरपूर मुतालबा करते कि हुकूमत ओपन कर देते ना, बहस ओपन कर देते। उससे पहले बहस करते रहे हैं और ये जो अपोजिशन है उसकी जानिब से इतना भरपूर मुतालबा सामने नहीं आया कि हुकूमत मजबूर हो जाती है कि कमीशन बनाए। और मेरा तो हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जब आप हो नहीं सकती, क्योंकि उनको पता है कि हमें लाने वाले कौन है और हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन शकील करार साहब, हुकूमत जो है उसके पास इतनी पावर जरूर है कि वो कमीशन बना सकती है। एक मुलाकात तो करा नहीं सकती, क्या पावर है उनके पास? जब मुलाकात कराई थी तो उसका भी आपने देख लिया था ना, स्पीकर रियाज सादिक साहब के पास एक मुलाकात, बस आपका इख्तियार एक मुलाकात। लेकिन आप अगर मुलाकात करवाना चाहते हैं तो जो जेल रूल्स हैं उनको फॉलो करें। एक मुलाकात के बाद हो जाएगी, जेल रूल्स आप बता दे, उससे मुलाकात करा दे, महमूद खान अचरजई करा दे। अभी हम मुलाकात की तरफ क्या जेल रूल्स को अगर ये वायोलेट नहीं करेंगे जो माजी में कर रहे हैं? लिखा है कि महमूद खान अचरजई मुलाकात नहीं कर सकते। 8 फरवरी के बाद मुलाकात हो जाएगी, 8 फरवरी के बाद हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि कमीशन बना दिया जाए, अच्छी बात है, कमीशन बनाकर नॉमिनेट होने चाहिए कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, लेकिन क्या कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक होगी? सबसे बड़ा सवाल यह है। अगर पब्लिक होती है तो उसके बाद उस पर इंप्लीमेंट होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है जो माजी में आज तक हमें देखने में नहीं मिला। जो सिंध की आवाम है वो इस वक्त चीख के बता रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। सो जिम्मेदार तो पता चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं सगीर चौधरी साहब के साना गुल प्लाजा का मुकदमा जो है वो 8 दिन के बाद नबी बख्श थाने में सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हो चुका है। जब अवाम आपको बता रहे हैं और आपको भी पता है, इस चीज़ का बाखूबी अंदाज़ा है कि गलती कहाँ हुई है, गफलत कहाँ पर हुई है, जिसकी वजह से सानिया जो है ये इस हद तक बढ़ गया, लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन वो चीज़ें सामने नहीं आई। तो फिर ये चीज़ हमारे सामने क्यों आई? बात कमीशन की आ जाए फिर कहाँ आएंगे सामने? आकाशा, देखें, ये बहुत ही एक ज़्यादती हुई है और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है जी, और जो मुकदमे में दफ़ात हैं वो पढ़ के आप हैरान रह जाएंगी। उसकी मैं तशरीह आपको करके बताता हूँ, चूँकि आम आदमी को शायद इसका इतना आइडिया नहीं है कि कितनी बारीक वारदात सिंध हुकूमत की जानिब से डाली गई है अपने आप को सेव करने के लिए और ज़िम्मेदारान को इससे बचाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बारीक वारदात हो नहीं सकती। नंबर 1, 322 कत्ले आमद, ये वो दफ़ा होती है जो ट्रैफिक में के हादसे में अमूमन किसी की हलाकत हो जाती है। चूँकि अगर गाड़ी ने किसी को हिट कर दिया और किसी भी शख्स की हलाकत हो गई तो वो आपने जानबूझ के नहीं की, वो डेलिबरेटली नहीं थी, वो आपका कोई अटेंशन नहीं थी, वैसी हो गई, तो उस पर 322 लगाई जाती है। ये जी कत्ले अमद की उस पर दफ़ात लगती है, फौजदारी टर्म में ये कहते हैं। और वहाँ पे कि ये कत्ले अमद था, ये बात।
नंबर 2 पे इस पे 327 है, 337 है सॉरी, यानी गफलत से ज़ख्मी हो जाना, और ये भी कोई बहुत बड़ी दफात नहीं है, काबिल ज़मानत है ये भी। 427 जो है वो है कि इमलाक को नुकसान पहुंचाना, और 437 है कि आग लगाने से इमलाक को नुकसान पहुंचना। ये इतना बड़ा इनका फेलियर है इस गवर्नमेंट का। ये जो दफात और मुकदमा दर्ज हुआ है, आप किसी भी फौजदारी के वकील से, एक्सपर्ट से पूछें जाके कि क्या ये दफात लगाई जानी चाहिए थी, क्या इन दफात का इतलाक़ होता है इतने बड़े हादसे में, जहाँ आप 60 से 62 अफराद की लाशें या बाकियात जो हैं वो मिली हैं, और भी बहुत सारी दर्जनों वहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू और रेस्क्यू का बल्कि अमल अभी चल रहा है, बाकियात उनकी ढूंढी जा रही हैं। और दूसरी चीज़ सरकार की मुद्दईयत में, मुझे बताएं कि अगर जिसकी मुद्दई सरकार होगी, ठीक है, तो उसमें आपको इंसाफ की तवक्का कहाँ से मिलेगी? क्या इस प्लाजे का मालिक नहीं है? इसका प्लाजे का कोई मालिक होगा, दुकानों के मालकान होंगे, आपने किसी प्राइवेट शख्स को इसमें कंप्लेनेंट क्यों नहीं रखा? ठीक है। नंबर 3, इस वाक़े की तो GIT बननी चाहिए थी, और GIT जो होती है उसमें सिर्फ मकामी पुलिस नहीं होती, उसमें मकामी पुलिस के अलावा उसका SP DIG वगैरह जो है उसका सरबराह होता है, लेकिन उसमें देखें IB भी होती है, उसमें ISI भी होती है, उसमें MI के नुमाइंदे भी होते हैं, और वो एक शफाफ किस्म की तहकीकात होती है, फिर वो ओपन भी की जाती है बाकायदा कि इसमें कितने एविडेंस उन्होंने इकट्ठे किए। अब इस सारी सूरत हाल में वजारत दाखिला कहाँ पर है, वज़ीर दाखिला कहाँ पर हैं? उनकी बिल्कुल मानीखेज़ खामोशी है वजारत दाखिला की। कोई उसमें फेडरल की सूबाई, फेडरल नहीं, मैं सूबाई फेडरल बात कर रहा हूँ, सूबाई तो वजारत दाखिला ने कहना है, फेडरल कंसर्न नहीं है, कोई 18 सूबे खुद मुख्तार है। देखें खुद मुख्तारी, देखें ये दाखिला मौजूद होते हैं, उनका काम होता है। सुने आप वकालत ना करें, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बता नहीं, मुझे भी पता है शकील साहब, मुझे बहुत पता है, मुझे बताएं कि इतना बड़ा हादसा हो गया तो क्या वजीर दाखिला या वजारत दाखिला को इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए? सूबे बिल्कुल खुद मुख्तार हैं, इसका मतलब है कि आप नहीं, सूबे खुद मुख्तार हैं, इन्होंने उनको रेंजर तैनात होती है, सूबाई हुकूमत रिक्रूट करती है, रेंजर तैनात है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट खुद से, फेडरल गवर्नमेंट जो है इसमें रिकमेंडेशन कमीशन की नहीं दे सकती। इसको देखिए, मेरी बात सुनिए, किसके पास आती है जब ये जुडिशल कमीशन बनता है तो समरी किसके पास भिजवाई जाती है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये चीज जो है, देखें ये बात ये है कि ये चीज अब इस पे पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। 8 दिन बाद जब आप FIR दर्ज करेंगे, आकाशा मुझे ये बताएं, तो शवाहिद जो होते हैं वो 72 घंटे तक उसको आपने महफूज करना होता है। 72 घंटे क्या 8 दिन गुजर गए हैं, वो तो शवाहिद ही सारे मिट गए हैं। आप किसको ढूंढेंगे, कौन से शवाहिद ढूंढेंगे, कहाँ से तलाश करेंगे, कहाँ से एविडेंस इकट्ठे करेंगे, कहाँ से शहादतें लेंगे? वो तो शहादतें ज़ाया हो गई सारी, पानी फेर दिया, तो इसका तो कुछ भी नहीं बनना। अब ये तो आप समझे कि फारग हो गया काम, बिल्कुल फारग हो गया। और ये बदतरीन मिसाल होगी, बदतरीन मिसाल होगी इस गवर्नमेंट की कि इसमें आपने इतने शहरियों का कत्ल किया। ये गवर्नमेंट के सर पे कत्ल है, बेसिकली ये कत्ल है उनके सर पे। ये मजाक है कि आप इतनी कमज़ोर दफात के तहत एक मुकदमा दर्ज करते हैं लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। तो आज की दुनिया जो है वो इतनी भी पागल नहीं है, लोगों को सारी समझ आती है। आप इस तरीके से मुकदमा दर्ज करेंगे तो मुझे बताएं कि किसको सजा मिलेगी? जिम्मेदारान का तयन कौन करेगा? मुराद जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी यही कहा है कि मुझे जो इतनी देर हो गई है, जो इतने टाइम के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, सो इस वजह से क्योंकि हम तलाश कर रहे थे कि इसके जिम्मेदारान कौन हैं। सो उसके बाद आपने जिस तरीके से कहा कि 8 दिन गुजर चुके हैं, अब तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्या समझती हैं सारा बानो साहिबा कि राना सनाउल्लाह जो है वो कह रहे हैं कि MQM ने बल्दियाती कानून पर तजवीज़ विफाक तक पहुँचाई है। क्या विफाक और सूबे के दरमियान बल्दियाती निज़ाम पर बातचीत से आप समझते हैं कि कराची जैसे शहरों में फायर सेफ्टी और इमारती निगरानी बेहतर हो सकती है, या ये 18वीं तरमीम की रूह के खिलाफ है? कैसे उलझा रहे हैं लोगों को और हम भी उलझ रहे हैं। पहले एक दिमाग में बात, वजीर दाखिला की बात चल रही थी। देखिए उनके पास दो मेन कैरेक्टर हैं, 2 ओहदे हैं। तो आजकल वो PCP के चेयरमैन बने हुए, फिर जब 8 फरवरी से पहले जिस वक्त तहरीक इंसाफ एहतजाज की तरफ जाएगी तो फिर वो वजीर दाखिला बन जाएंगे। वो 1 हफ्ता PCP चेयरमैन होते हैं और 1 हफ्ता वजीर दाखिला होते हैं। मुल्क से उनको कोई लेना। कोयटा की बलोचिस्तान की दहशतगर्दी को वो एक SHO की मार कहते हैं, और ऐसे ही है, उनको छोड़ दीजिए। बाकी राना सनाउल्लाह साहब के भाई सुकून आराम से बैठ जाएं। MQM ने तजवीज़
एमक्यूएम की तजवीज, मैं बार बार कहती हूँ, अब तो मैं दिल कर रहा है मैं प्रोग्राम ऐसे करूं कि दीवार के पास बैठूं और आपकी हर बात के ऊपर दीवार में मारूं। उनको आवाम ने नहीं चुना हुआ, वो लाए गए हैं, उनको लाकर बिठाया गया है। वो मैं आपको बताया तो था कि तराजू के पलड़े बराबर करने के लिए बात है। कल को कोई तहरीक इस हुकूमत के खिलाफ चली, ये फिर अपना वो कहते हैं ना कि अजीब सा वो कोई ना कोई रीजन निकाल कर ये अपोजिशन में चले जाएंगे, जैसे 2022 में 2023 में हुआ था कि जब उन्होंने हुकूमत को छोड़ना था। तो इनका किरदार यहाँ तक है। और बाकी बहस हमारी हो गई, हमने पीपल्स पार्टी को भी दबा लिया, सबको भी कर लिया। सारा बार पीपल्स पार्टी के ऊपर मत डालिए। इसमें एमक्यूएम और इस्लामी बराबर की शरीक है। बड़े बूढ़े कहते हैं चोर नहीं, चोर की माँ को पकड़ो। अगर पीपल्स पार्टी को आप चोर कहते हैं तो उनकी माँ एमक्यूएम है। चाइना कटिंग लफ्ज किसने इजाद किया? भत्ताखोरी, ये तमाम चीजें, ये सारी पीपल्स पार्टी ने इनसे सीखी हैं। बाखुदा मैं आपको सही बता रही हूँ। जिस फारूक सत्तार आज वो बैठ के, मैं क्या बोलूं कि डार्विन ने थ्योरी इन्हीं को देख के लिखी थी कि वो खड़े होकर, वो उस वक्त मेयर थे, बेटा आपने इजाजत दी थी, आपके ये यहाँ पर बैठे हुए थे, आज ये बैठ के बोल रहे हैं कि इनको सुकून चैन ही नहीं था, आ गए इस मुल्क में, बाहें फैलाकर आपको सिंध में रख लिया, एक दिल का दाग मुहाजिर होने का नहीं जा रहा, और उससे यहाँ पर पूरे शहर को यरगमाल बनाया हुआ है। ये तमाम चीजें, बत्ताखोरी, अगवा चीजें, गैंग का पूरा करना, ये सब इनकी इजाद थी। मैं आपको सच बता, पीपल्स पार्टी की खुद साख्ता इजाद थी। ये तमाम चीजें इनसे सीखी हुई हैं। इससे पूछे कि क्यों आपने इसकी एक्सटेंशन का बोला था जिस वक्त आप मेयर थे? पूरे शहर के नालों पर तो जो तजावजात हैं वो आपकी दी हुई हैं। हाँ, अभी मैं तो ये नहीं कह रही कि पीपल्स पार्टी को बरी ज़िम्मा करार दे रही हूं। चोर है कि अम्मा को भी पकड़ ले। बाकी ये सानिया तो हो गया, आप दूसरे सानिया का इंतजार करें, खुदा ना खास्ता ऐसी हजारों बिल्डिंग्स ऐसे चले, वो सदर या दूसरा एरिया आप छोड़ दीजिए। यहाँ कराची डिफेंस में ई स्ट्रीट है जहाँ पर तमाम बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पर जेंडर, कैफे फ्लो और पता नहीं बड़े मुश्किल नाम है, 15-20 लाइन में है, और वो वहां पर हर वक्त आप वहां से गुजर नहीं सकते, वो जैम पैक होता है। जाहिर है ऐसे रेस्टोरेंट में बेचारा कोई आएगा नहीं, तो वो गाड़ियां सारी वो होती हैं, V8 होती है, ये होता है वो होता है। अभी मेरे को गलती से मैं वहां पर चली गई, वहां पर एक सुजुकी खड़ी थी और उस सुजुकी में 15 से 20 सिलेंडर पड़े थे, 15 से 20 सिलेंडर पड़े हुए थे। गाड़ियां आसपास रुकी ना, उन पढ़े लिखे जाहिलों को जो अंदर जा रहे हैं, एलीट क्लास, ना उन्होंने इस चीज पर इतराज किया, ना होटल वाले, उन्होंने इतना बड़ा वो एक सानिया इस मुल्क में हुआ है, ना उन्होंने इतराज किया। आज मेरा कुछ काम था, मैं जिन 3 मार्केट्स में शॉप पे गई हूँ, सलाम दुआ के बाद मैंने कहा फायर सेफ्टी का है सारा इंतजाम? जी अल्लाह, वो देखें हमारा ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। मैं कहा कोशिश ये चलता भी है, या वो कहते हैं कि वक्त आपके ऊपर ये स्प्रिंकल ही पता चले, कराची की जो समंदर के पास हम रहते हैं जंग आलूद हो जाए। इवन यहाँ पर तो पाए, बाकी देखिए जब तक ये इनको मतलब वो नामालूम अफराद, अब यहाँ पर भी नामालूम अफराद, यही तो अलमिया है कि हमेशा जब इस तरह का कोई सानिया होता है तो नामालूम अफराद जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं। हम हरगिज़ नहीं चाहें कि कोई भी गुल प्लाजा जैसा जो सानिया है वो एक मरतबा फिर हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें या उस पर बात भी करें, सो ये चीज़ें हम भी नहीं चाहते हैं। बहुत शुक्रिया शकील करार साहब, आतिफ भट्ट साहब, सायरा बानो साहिबा, सगीर चौधरी साहब, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।